देखें, ये अपना चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। और क्या होता है वास्तविक संख्या के अंदर, ये आप इस बात को समझेंगे। चैप्टर का नाम अपने पास देखिए, वास्तविक संख्या। ठीक है, और क्या होगा वास्तविक संख्या के अंदर, इस बात को अच्छे समझें। देखें, ऐसी दो संख्याएं, यह ऐसा मान लिया परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग। आपके पास परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, और इनका जो योग है वो आपके पास कहलाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, अब नॉर्मली समझेंगे इन बातों को, क्या होता है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। देखें, परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और जिसके अंदर हमें परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो है परिमेय संख्या होती है। कैसे? जैसे √2 है, √5 है, √3 है, √7 है, ये सारी की सारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखेंगे इनकी बात को। तो ये अपनी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। और जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो अपनी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो ये बात याद रखना। अब देखें आगे, देखें क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन वो समझे। देखिए, ये दे रखा है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF और एलसीएम ज्ञात करने, तो कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमें वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 6 और 20 दे रखी है। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले समझे, एक तो दे रखा है आपको 6 और एक दे रखा है 20, लिख लो। ठीक है जी, HCF निकालना है, एलसीएम निकालना। लाइन बनाते हैं, क्या आता है? 3, फिर आता 3, कितना आ गया? 1। ऐसे यहाँ कितने आ गए? 10, यहाँ कितने आ गए? 5, और ये आ गया 5। तो ऐसे नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब इनका HCF है वो कितना आ गया? 2 आ गया। HCF इनका क्या आ गया? 2। तो HCF तो 2 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। देखें, ये 2 की पावर 2 बड़ी है ना, लिख दें, और इधर 3 की पावर 1 बड़ी है, लिख दें, 5 की पावर 1 बड़ी है, वो लिख दें। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लिख दें। 3 का 3 है, 5 का 5, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 60। तो 60 हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना एलसीएम HCF। ये क्वेश्चन देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 446 और 404 का HCF ज्ञात करें। देखें, वही काम हमें फिर से करना जो पहले किया था। कैसे निकालेंगे? देखें, सबसे पहले इस 96 के हम क्या कर लेते हैं? वो टुकड़े कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखें, यहाँ लिख दे 2, यहाँ आपके पास आ जाएगा 48, फिर कितना आ जाएगा? 24, फिर आ जाएगा 12, फिर यहाँ आ जाएगा 6, और फिर देखिए 6 के साथ यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ गया 1। ठीक है, ऐसे टुकड़े किसके निकाल लेंगे? 404 के। देखिए ये रहा, 404 के टुकड़े निकाल लेते हैं। क्या होंगे? 404 के टुकड़े, सबसे पहले 404 के अंदर भाग देंगे 2 का, 202 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 101 आ जाएगा, और 101 में सिर्फ 101 का ही भाग जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखें, 404 वाला फंदा जो है वो ये लिखे, यहाँ आ जाएगा 202, फिर 2 का दें 101, और 101 के अंदर 101 का ही जाता है, नीचे आ गया 1। तो देखें, यहाँ पर कॉमन 2 और 2 है ना, और ऐसे उसके अंदर भी थे, तो 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया HCF? समझे इस बात को। तो हमारे पास 4 तो दोनों के अंदर, देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, वहाँ पर भी थे, तो 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा 4। और देखो यहाँ पर क्या किया? HCF हमारे पास 4 ही आया था ना, और 4 का डिवाइड कर दो। जो संख्या दे रखे है ना 96 और 404, इन 2 को मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, गुणा करने के बाद 4 का क्या देने? भाग, डिवाइड कर। आपके पास 96 96 क्या आ जाएगा? और भाई कैंसिल करके देखो, यहाँ से ही आ जाएगा 202। आएगा कि नहीं आएगा? 202 नहीं, सॉरी 101 आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 101, और 96 को गुणा कर देंगे 101 से, आपके पास 96 96 आ जाएंगे, और वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। याद रखें इस बात को। तो ये होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखें 1.2 के अंदर क्या है? देखिए, हमें सिर्फ वही क्वेश्चन करने जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे? वही देखें 26 है, इसके टुकड़े कर लेते हैं।
आपको पता है सबसे पहले कितना है 13, और ये 13 का ऐसा कैसा आ जाएगा। वैसे 91 91 के आप टुकड़े कर लो, 13 से ही दे लो सही, या ऐसे कर लो 13 का क्यों कर देते 7 से कर देते, किससे कर देते 7 से, तो आ जाएगा आपके पास 13 और वापस ये 13 का 13। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ हमारे पास HCF क्या आता है, LCM क्या आता है। तो देखिए जो संख्या कॉमन आ रही है वो हमारे पास HCF है, तो अच्छे से देख लें, ये 13 है और ये भी 13, ये कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF तो कितना आ गया अपने पास 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, देखिए एक दूसरा तरीका अपना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ही नहीं हो। देखो 91 और 26 का निकालना ना, मैं ये तो निकालना ही नहीं निकालना, ये तो निकालना ना, 91 और 26 का तो निकालना हमें। तो हम एक दूसरा तरीका ये अपनाते हैं, देखिए क्या अपनाते हैं समझे, देखिए समझे 26 है और 91, देखिए लिख लेते हैं दोनों को साथ ही लिख लेते हैं, एक तो 26 लिख देते हैं, एक लिख देते हैं 91। समझेंगे इस बात को अच्छे से कि यार कैसे निकालेंगे। देखिए लिखें तो यहाँ पर तो आ गया 13 और यहाँ पर ये ऐसा कैसे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हुआ, सिर्फ 26 है ना, वही 13 में बदला है, 91 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, मतलब दोनों में से किसी एक नंबर पर फर्क पड़े, तो जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं जो दो है ये एचसीएफ के अंदर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, दोनों होने चाहिए डिवाइड। ठीक है, अब देखिए 13 से ये 1 होगा और ये क्या होगा 7, इसका मतलब देखो दोनों पर फर्क पड़ा, 13 तो कितना होगा 1 और 91 यानी 91 होगा 7, मतलब 13 अपने एचसीएफ के अंदर अपन इसे वापस देते हैं 7 का, ये 1 आ गया और ये भी क्या आ गया 1। अब दिमाग लगाएं तो देखो ये 13 दोनों के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिहार है ना दोनों के पास, तो हमारे पास HCF जो है वो तो हो जाएगा 13, HCF तो क्या हो गया 13 हो गया। और LCM इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 13 13 इंटू 7, वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 आ गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, बताओ 182 हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 4 वाला क्वेश्चन है ना, ये समझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखो HCF दे रखा 9 और 2 संख्या दे रखी है, LCM पूछ रहा अगला कैसे निकालो। देखो हम ऐसा लिख देते A इंटू बी, यानी सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और बराबर में आप लिखते हैं HCF इंटू LCM, तो HCF तो हमें LCM तो निकालना है, और ये इंटू वाला जो LCM है ना जिसकी वैल्यू दे रखी है HCF की, वो इसके नीचे लिख देते हैं 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 9 को इससे कैंसिल करते हैं, ये 34 बार जाता है, कितनी बार जाता है 34 बार, है ना। अब 34 को और डिवाइड करके देख लें आप कितनी बार जाता है, ठीक है ना 34। अब इनको आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, किसको कर देते हैं 34 और 657 34 657 को करें तो आपके पास 22,338 एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, मल्टीप्लाई करोगे तब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें एक ये क्वेश्चन है ना, ये वाले 12 15 21 17 23 29 8 9 5, इनमें से ये वाला देखते हैं 20 वाला, है ना 17 23 29, ये देखें 17 दे रखा है, 23 दे रखा है, 29 दे रखा है, क्या होगा देखिए समझे। सबसे पहले देखिए 17 से करें डिवाइड 23 और आपके पास है 29, कोई दिक्कत नहीं, वापस 23 से करें, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 29 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 29 से करें 1 1 1। ठीक है, तो HCF देखो कोई संख्या कॉमन आई नहीं, HCF कितना आ गया 1 आ गया, और LCM इन तीनों का मल्टीप्लाई अपना क्या हो जाता है LCM 17 इंटू 23 इंटू 29, और इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 11,340, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने 1 मोड 2 के अंदर। नेक्स्ट देखें पहले तो और देख लेंगे, जो 12 15 21 दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो बहुत है ना HCF LCM वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपको, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलो अब सबसे ज़्यादा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात याद रखें आप क्या होता है और क्या नहीं होता, सुन लें। सबसे पहले हमें दे रखा √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम मानेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे इसके उल्टा। देखिए ये लिखा है ऐसे नहीं लिखना, हमें
हम ऐसा लिखेंगे माना, क्या लिखा, माना अंडर रूट 2, हम क्या मानेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है जब परिमेय संख्या है ऐसा मान लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और जब परिमेय संख्या है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं उस बात को भी समझना, कैसे लिख लोगे, तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे ये दे रखा है अंडर रूट 2, हम यहाँ लिख देंगे ए अपॉन बी, चाहे पी अपॉन क्यू लिख दो, एक ही बात है, लिख देंगे। ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या। या सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर है ना, ये जो ए और बी दोनों, इनके अंदर उभयनिष्ठ जो इनका गुणनखंड है ना वो आपके पास एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है दोनों के अंदर। यानी एक के अतिरिक्त इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, ए और बी को सहभाज्य मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये दोनों सहभाज्य। अब सुनिए, अब उनको पुनर्व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित, यानी व्यवस्थित करते हैं। कैसे करोगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करो बी अंडर रूट 2 बराबर आपके पास आ गया 1। इसको इक्वेशन दे दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। अब मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर करते हैं। देखिए 2 का तो अंडर रूट 2 का तो होता है 2, बी का आ जाता है बी स्क्वायर बराबर आ जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ बातें हमें वापस से समझनी होती है। क्या समझनी होती है वो समझे आप। यहाँ पर नॉर्मल सी बात ये समझनी है कि ये जो ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर, ये हमारा किससे विभाजित है, क्या, तो ए स्क्वायर हमारा ना वो 2 से क्या है विभाजित है, 2 से क्या है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर जो ना स्क्वायर, ऐसे लिखें ए स्क्वायर और 2 से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है। तो ये भी जाहिर सी बात है कि ए स्क्वायर है, सुन ले समझे, ए स्क्वायर क्या है 2, हाँ 2 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो आगे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3, 2 है ना, ए को भी विभाजित करता है, तो फिर 2 ए को भी क्या करता है, विभाजित करता है। इससे अपने को लिखनी है बातें, विभाजित करता है। ये बात हम यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या होता है, सुनना आगे मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तो हमने ये लिखा है, हमारे पास जो आया है वो अब तक ये आया, सुने ये आया है कि हमने क्या लिखा है, वो बात हमने लिखा है 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब सुने मेरी बात को, इसे इक्वेशन दे दें फर्स्ट। अब मैं बताऊँ, हम a बराबर क्या करते हैं, a बराबर 2c ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। और याद ये रखना है कि यहाँ पर ये जो c है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। c यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान जो है ना a का, वो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कर दो पुट, तो देखिए 2b स्क्वायर आ गया, ए की जगह रखेंगे 2c स्क्वायर। और दिमाग दे, थोड़ा सा ध्यान दे इस बात का, ये 2b स्क्वायर ऐसा कैसा, और इसका स्क्वायर लिखिए 4c स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमने पहले ऐसे लिखा था, कभी ए और बी के अंदर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ आप भली बात ही देख सकते हैं यहाँ पर तो है। और 4 के अंदर भी क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः हमारी परिकल्पना, यानी हमने जो कल्पना की थी, जो मानना था, वो क्या है, कहता है गलत है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। परिकल्पना क्या है, असत्य है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। याद रखोगे इस बात को, अपरिमेय संख्या
नेक्स्ट एक ऐसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन एक और दे रखा है अपने को, जैसे दे रखा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं √5 एक अपरिमेय की जगह मान लेते हैं परिमेय संख्या है। √5 क्या है कि अपरिमेय संख्या की जगह मान लेते हैं परिमेय संख्या, बराबर लिख देते a/b। अब पूरी बातें आपको नहीं बतानी यहाँ, वो मैं बता चुका पहले। ए और बी यहाँ क्या सहअभाज्य है, ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 और साथ में आ गया b और इधर आ गया आपका ए। इसको इक्वेशन दे दें। अब इसको इक्वेशन दे दिया, आप क्या कहते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर देखिए बी का b स्क्वायर हो जाता और √5 का कितना हो गया 5 हो गया और ये आ गया ए स्क्वायर। ये इक्वेशन दे दो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ए बराबर हम क्या रख देंगे 5c लिख देंगे। क्या लिख देंगे 5c। देखो हमारे पास पहले से 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर हम क्या लिख रहे हैं 5c, तो लिख दो, दिक्कत क्या आ रही है, लिख दो 5b स्क्वायर और ये आ गया, यहाँ लिख दो 5c और इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ये आ गया 5b स्क्वायर और ये आ गया 25c स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन क्या है भाई, कॉमन क्या है 5 एक उभयनिष्ठ है, अतः हमारे द्वारा की गई परिकल्पना क्या है गलत है और √5 क्या है कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लिख देंगे। अब देखिए एक सवाल अपने पास, ये 7 √5 इसको सिद्ध करो, कर सकते हैं। सबसे पहले वही करते हैं, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या, क्या मान लिया परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं परिमेय। अब देखें 7 √5 बराबर लिख दें a/b। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आते क्या जगह डिवाइड में, √5 बराबर a/b और ये आ जाता 7। अब यहाँ पर देखिए a और b क्या है पूर्णांक है कि नहीं, a और b पूर्णांक है। अब हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ ये लिखेंगे, देखें सुने a/7b है ना, क्या लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या जी, परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं जी, परिमेय संख्या है। अर्थात अब जो रूट वाली संख्या है ना उसको अर्थात √5 परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। अब आगे क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य, परंतु यह एक विरोधाभास है, ये क्या है परंतु ये एक विरोधाभास है, मतलब ये गलत है, विरोधाभास है। हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। ऐसे ये सवाल आते हैं कुछ, तो हम इनको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने चैप्टर नंबर 1 जो है इसका सारा यही थी सिस्टम था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए और ये √5 है 7 है, ये आपको अच्छे से तैयार करने, इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब देखें नेक्स्ट चैप्टर जो अपना चैप्टर नंबर अगला जो है वो कौन सा है, देखें कौन सा करवाते हैं सुने। देखें जो 4 का टॉपिक इम्पोर्टेंट है बड़ा। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला नहीं सीधी तरह 4 ही फॉर्मूला कहते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब इसके अंदर ये जो b² - 4ac है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है और इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकालते हैं। जैसे समझे इन बातों को, देखिए 3-4 कंडीशंस अपने पास, 3 कंडीशन है, तीनों समझ लेते कि ये कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन दे रहे कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी मूल भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। कब होंगे सुन ले, जब b² - ac की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होगी बड़ी होगी, यानी कहने का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। बात समझ गए, जब भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मूल तो हमें कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग मिलेंगे लेकिन वास्तविक भी मिलेंगे, ये शर्त है पहले की। इसके बाद देखिए दूसरा जो है इसके अंदर ये दे रखा है b² - 4ac इक्वलेंट 0, मतलब बराबर 0 दे रखा है। इसका मतलब मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे, दोनों मूल जो भी मूल आएंगे वो बराबर होंगे। और यहाँ पर देखें जब वैल्यू है वो 0 के अंदर 0 से क्या आ जाए छोटी आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो फिर मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन समझ लें, इसी के साथ हमें क्वेश्चन समझे, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझे, हमें दे रखा द्विघात समीकरण के विविक्ति कर याद कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम a² + bx + c = 0 से इसका क्या कहते हैं तुलना कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर शुरू के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ना वो ए की वैल्यू, आप गौर से देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, क्या है 2, तो बताए ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखें बी -4, देखें -4, सी की वैल्यू कितनी है 3। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं बी² - 4ac, देखिए लगा देंगे बी² - 4ac। अब देखिए बी की -4 है तो 4 का स्क्वायर करें, 4a की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बताइए भाई, 16 होता है कि नहीं होता है। 4 का स्क्वायर आपके पास हो गया 16, -4 को 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर दे 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 24। अब बताएं आपके पास क्या बचा -8, और -8 से बड़ा कौन होता है 0 होता है। इसका मतलब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, वैल्यू किस में आ गई माइनस में आ गई, इसका मतलब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 4.4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। देखिए पहला सवाल दे रखा है ये वाला, इसके अंदर मूल्यों की परिवर्तन, देखिए गौर से देखें, ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, बी की वैल्यू आपको भी दिख रहा होगी -3 है, और सी की वैल्यू देखिए 5, कोई दिक्कत नहीं। हमारा फॉर्मूला होता है बी² - 4ac, लगाते हैं देखिए बी² - 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो कर दे -3 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू है 5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, जो दे रखा ना ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए 2x² - 3x + 5 है, देखिए ए की वैल्यू हमारे पास है 2, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है 5, देखें आप दिख रही सबको। अब कैसे निकालेंगे प्रकृति, फॉर्मूला लगाते हैं बी² - 4ac, ठीक है। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9, तो देखिए 9 में से आप कितने घटा दो 40, आपके पास बचेंगे -31, और 0 जो है वो इनसे बड़ा होता है, और जब 0 इनसे बड़ा है तो क्या लिखेंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, तो पहले के अंदर कोई वास्तविक मूल्य नहीं। ऐसे ये क्वेश्चन करने आपको, ऐसे करने कि नहीं करने, ऐसे जैसे एक मैं और बता दूँ थर्ड वाला और देख लें आप। देखिए यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर ए की वैल्यू 2 दे रखी है भाई, ये फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू है, और ये जो दिख रहा है ये बी की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है सी की है। फॉर्मूला लगाते हैं बी² - 4ac, क्या लगाते हैं देखें बी² - 4ac, बी की वैल्यू -6 है, कर दो ना -6 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है तो 3 लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 6, और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, और अभी देखो 3 को 2 से 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई 6 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाए। अब हमें इसमें से माइनस कर देते हैं, 36 में से क्या घटाएं 24 घटाएं, हमारे पास कितने बच गए 12, भाई 24 घटाएं 24 और 36 और फिर 6 ये 12 हो जाएंगे, तो वैल्यू 0 से क्या है बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे कि दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे, दोनों कैसे होंगे भिन्न भिन्न। और मान लो बी² - 4ac बराबर 0 आ जाता तो दोनों मूल तो क्या होते वास्तविक होते लेकिन बराबर होते दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसको समझेंगे। एक द्विघात समीकरण दे रखा है कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसको 2 बराबर मूल हो। देखिए क्या बता रहा है 2 बराबर मूल है, इसका मतलब बी² - 4ac बराबर 0 है, तभी तो 2 बराबर मूल हो। इस कंडीशन का मतलब यही होता है बी² - 4ac बराबर 0, ठीक है। अब समझे ये वाला क्वेश्चन, ए की वैल्यू दिख रही है सबको 2 है, दिख रही है 2 है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू कितनी 3। फॉर्मूला लगाएं बी² - 4ac बराबर 0 लगाएंगे, क्योंकि किया गया क्वेश्चन के अंदर कहा गया बी की वैल्यू कितनी है के, तो रखें k², 4a की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू 3 बराबर 0, ये का k² हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, -24 बराबर 0। अब समझे k² - 24 बराबर 0 है, तो k² बराबर क्या हो गया 24, और k बराबर क्या हो गया अंडर रूट के अंदर आ जाएगा भाई, k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर आपका हो जाएगा देखिए k² बराबर 24 है, तो जाहिर सी बात है k बराबर अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 किसके अंदर हो जाएगा प्लस माइनस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख देना आपको, हालांकि
चॉइस को हम निकाल सकते हैं आगे रूट से बाहर, कैसे निकालते हैं वो रहने दें, आप यहीं तक कर दें, ठीक है। ऐसा ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, समझ लें सेकंड वाले क्वेश्चन को। देखिए के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाए के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 और 6 का आपके पास आ गया बराबर 0 दे रखा है। अब देखें समझने लायक बात क्या है, देखें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, के है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो कर सकते हैं बी² -4ac का फॉर्मूला लगाएं तो ये भी हो जाएगा आपका इजी से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कौन सा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, मान लें आप किससे, देखो समझे, चौड़ाई से दुगुनी है लंबाई, तो आप चौड़ाई क्या मान लें, एक्स मान लें, सिंपल बात है। तो फिर एक्स माना तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई दुगुनी हो जाएगी तो 2x होगा या 2y होगी, ऐसे थोड़ी हो 2x हो जाएगा। समझे, देखिए इस बात को मैं समझा रहा हूँ, कहाँ आप x मानोगे कहाँ y मानोगे, पूरी समझना बात को। पहले तो आप देखें पूरे क्वेश्चन को पढ़ ले, समझे। अब आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये तो इसको लंबाई और चौड़ाई याद करनी है हमें कि लंबाई और चौड़ाई होती कितनी है। देखें समझेंगे बात को अच्छे से, देखें समझेंगे बातों को, कैसे समझेंगे। देखिए हमें जो दे रखा है वैसे मान लें, देखिए चौड़ाई से दुगुना है, चौड़ाई से दुगुनी कौन है, लंबाई है। तो सबसे पहले मान लें चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई आपके पास क्या होगी 2x, कोई शक शुबा नहीं है इस बात के अंदर। अब आगे दे रखा क्या कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। पर क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल दे रखा 800, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो 800 ऐसा कैसा लिख लें, लंबाई को हमने 2x माना, चौड़ाई को माना x, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर और इधर आ रहा 800, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, तो अपने पास बता कितना 400, ये आ गया x स्क्वायर। अब एक बात बताइए आप, 400 x स्क्वायर आ गया, हमारे पास क्या आ गया, इधर 400 आ गया, 400 आया कि नहीं आया भाई, और इधर क्या आ गया x स्क्वायर। तो बताइए इधर से x निकाल लें तो ये अंडर में 400 आया, और अंडर में जब 400 आया तो भाई जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितने +-20 आई कि नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो है ना x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब चौड़ाई की वैल्यू 20 आ गई, तो लंबाई अपने आप ही कितनी होगी 40, ये तो बता रहे थे दोगुनी। तो ऐसा आयताकार या ऐसा भाग बनाना क्या है, संभव है, ऐसा भाग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना 5 वाला, देखें ये वाला क्वेश्चन को पढ़ लें। क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए परिमाप दे रखा है, देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये हमारे पास एक शेप है कोई भी, और इसका परिमाप 80 होने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चले ना, टोटल ये वाली, ये टोटल हमारे पास क्या हो गया 80 हो गया, क्या हो गया 80 हो गया। और हमें इसकी क्या निकालनी है, लंबाई भी निकालनी है, चौड़ाई भी निकालनी है। कैसे निकालोगे, और हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हम ऐसा मान लेते हैं, क्षेत्रफल देखे समझे बात को अच्छे से, हमें दे रखा है टोटल दे रखा है 80, हम ऐसा मान लेते हैं इन दोनों का मान लेते तो कितना हो गया 40, हुआ कि नहीं हुआ। तो हम दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, कैसे करते हैं समझेंगे इस बात को कि भाई करें कैसे, इसको सुन लो। और क्षेत्रफल दे रखा अपने को, भाई दे रखा नहीं है 400 मीटर, इसको तो दिमाग लगाए क्या करोगे, देखो समझे इस बात को। हम क्या कर देंगे, मैं साइड में समझा दूँ, यही समझे थोड़ा बहुत। देखिए हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई में किसी को एक अक्स मान ले, मान ले लंबाई हमने माना x, तो फिर चौड़ाई हमारे पास क्या हो गई 40 - x। अब ये दिखता कि सर ये 40 कैसे माने, तो 40 ऐसे माने कि हम वहाँ पर 2l + b निकालते, तब तो हमारे पास 80 से निकालते, हम तो सिर्फ l और b निकालना चाह रहे हैं। 40 प्लस इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब दिमाग लगाए कि कैसे 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 करेंगे, सुन तो समझे बात को। क्या करते हैं l इंटू बी, 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे l इंटू बी बराबर 400, ठीक है। समझे बात को, समझ लें l इंटू बी, तो देखो हमारे पास ही आ रहा था x, अच्छे से समझेंगे x, और एक था x - 40, ऐसा था क्या 40 - x, सॉरी 40 - x था, आपने उल्टा लिखा, एक तो था x, एक आगे 40 - x, और बराबर में हमारे पास था 400, कोई दिक्कत नहीं। 40 को x से मल्टीप्लाई करें 40x,
इससे मल्टीप्लाई का एक्स स्क्वायर, ये आ गया 400 सॉरी। अब ये जो 400 है ना इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसा करते हैं इस प्लस को एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, तो समझेंगे इस बात को। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी अभी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस का इधर आता है, ये माइनस का 40x, और ये आपका प्लस का 400 रह जाता है, बराबर में आपके पास आ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शन है, एक तो सीधी धराचार्य फॉर्मूले से करें या फिर अपन गुणनखंड मेथड से कर लेते हैं। तो मैं इसको गुणनखंड मेथड से कर रहा हूँ। कैसे करूँगा देखो, समझना। इक्वेशन ये अपने पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ठीक है ना। क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर 0। अब टुकड़े 40 के क्या 20 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -20 प्लस 400 बराबर जी कॉमन ले लेता एक्स, तो यहाँ पर आ गया एक्स -20। यहाँ पर क्या दे रखा 20 ही कॉमन ले ले, तो यहाँ पर भी एक्स -20, यानी कुछ मिलाकर ये दो मिनट कॉमन आ गया ना, एक्स -20 बराबर 0 कर दो, तो बताएं एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20। तो 100% बात ये समझ में आ गई होगी कि जब एक्स की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ये लंबाई है, तो फिर चौड़ाई की वैल्यू 40 थी, 40 में से 20 ही घटाना, अपने पास क्या आ गया 20 आ गया। था ऐसा आयताकार जो भाग है वो बनाया जा सकता है। ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको इम्पोर्टेंट हम मानते हैं सब।